हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर सेट्स की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पूरी एक्सरसाइज में है ये 12 क्वेश्चंस और इन सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, देखो ये जो एक्सरसाइज है इसमें यूनियन है, इंटरसेक्शन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन के साथ साथ में करते जाएंगे। ठीक है, अलग से वो बताने की ज़रूरत नहीं। जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जैसे पहला क्वेश्चन में यूनियन है तो मैं आपको यूनियन बता दूंगा, फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस एक्सरसाइज के। आप क्वेश्चन के साथ साथ में सीखते जाएंगे। ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर हमारे पास हर एक पार्ट में आप देखेंगे कि पेयर ऑफ सेट्स है, यानी ये दो सेट्स ये हैं, हमने इनका यूनियन फाइंड करना है। तो इन पार्ट्स को करते हैं वन बाय वन। यहाँ पर x है ये, y है ये। अब यूनियन कैसे निकालते हैं, देखो x क्या है 135 एंड y 1 2 3। x यूनियन y यानी ये यूनियन और ये। अब देखो यूनियन कैसे फाइंड करते हैं। यूनियन का मतलब होता है सब कुछ, यानी जो आप यहाँ पर लिखेंगे उसमें ये भी होगा और ये भी पूरा होगा, सारे एलिमेंट्स इसके होंगे और सारे एलिमेंट्स इसके होंगे, लेकिन रिपीट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो कैसे लिखें, तो जो सिंपल तरीका है लिखने का वो ये है कि आप पहले पहले वाले के सारे एलिमेंट्स लिख दो। अब इसके भी सारे लिखो, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हम 1 दोबारा नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 3 हम नहीं लिखेंगे बिकॉज वो भी हम लिख चुके हैं। तो बेसिकली ये आ चुका है x यूनियन y। आप नोटिस करेंगे कि इसमें ये सारे हैं, सभी एलिमेंट्स हैं और ये भी हैं सभी। तो देयरफॉर दिस इज x यूनियन y। आप चाहो तो इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख सकते हैं, वैसे बात एक ही है, ओके। इस ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर आपको फिर भी लिखना है प्रॉपर वे में तो आप ये लिख सकते हो, ये आंसर है। लेकिन ध्यान रखना सेट्स में क्या होता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो ये और ये सेम ही चीज़ें हैं, ठीक। बट फिर भी हमने इसको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में लिख दिया है। तो ये है यूनियन लिखने का तरीका। आपको समझ आ गया। तो यूनियन में बेसिकली क्या होता है, हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, जिस चीज़ का यूनियन निकालें सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। हाँ, बस रिपीट नहीं लिखते हैं दो बार। हम ये नहीं कि 1 1 यहाँ पर दोबारा लिख दें, नहीं, दोबारा नहीं लिखते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट है, तो पहला सेट है, देखो यहाँ पर इस तरह का ब्रैकेट बना रखा है और यहाँ पर ये है, तो ये मत समझना कि ये क्या है, ये प्रिंट मिस प्रिंट हो रखा है, ठीक है। तो जब भी हम सेट्स लिखते हैं, इस तरह से डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हम लिखते हैं, तो हमेशा आपको ये मिलेगा। ये मिलता है जब हमारे पास होता है इंटरवल, कि यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे रियल नंबर्स में लिखते हैं। लेकिन जब ऐसे हमने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखने होते हैं सेट्स के, तो फिर ऐसा वाला ब्रैकेट आता है, ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना। तो ए हमारे पास है और बी है। देखो आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये सामने लिखे तो हैं, आप दोबारा क्यों लिख रहे हो। देखो ये तो खैर जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर वैसे कॉपी पेस्ट कर दिया, बट एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चन ये कहाँ पे लिखा होगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर है। तो फिर आप अपना आंसर शीट में क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे ना। तो आंसर शीट में जब आप लिखेंगे तो ये है लिखने का तरीका। आप लिखेंगे जो सोल्यूशन है और फिर ऐसा लिखना शुरू करेंगे, गिवन ए है, बी है, और अब हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर भी लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये थोड़ा सा और इजी हो जाता है ऐसे लिखने में। अब हमने ये सारे लिखने हैं, AEIOU, और अब ये भी लिखने हैं सभी, क्योंकि यूनियन में सारा होता है बट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ए हम यहाँ पर दोबारा नहीं लिखेंगे बिकॉज ऑलरेडी लिख चुके हैं, बी वो लिखेंगे और सी वो भी लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर है।
अगर आप चाहो तो प्रॉपर इसको एक ऑर्डर में लिख सकते हो, ए बी सी, मतलब जैसे अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है ना, एक ओ यू, ए बी सी, ठीक, इस तरह से ये हो गया और ये हमारा आंसर है। समझ आ गया? ओके। थर्ड पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेट्स हैं ये हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले हमने इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और उसके बाद तब आगे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सेट है ये, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन इसको हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि 3 है, 6 है, 9, 12, आगे भी 15 है, ये सारे हैं ना, क्योंकि लिमिट तो नहीं दी है। तो ये हो गया है। फिर b क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ पर क्या होगा कि नेचुरल नंबर है बट 6 से कम है, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या होगा, 1 है, 2, 3, 4, 5, ठीक, इस बात का ध्यान रखना। और अब देखो a यूनियन b क्या होता है। तो देखो यहाँ पर तो लिमिट थी, ये आ गया, बट यहाँ पर ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 तो चलते जाएंगे, इसलिए यहाँ पे डॉट आया, इस बात का ध्यान रखना। तो ये एक फाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है। तो यूनियन में हम सारे लिखते हैं। तो देखो सारे हम कैसे लिखेंगे, तो एक काम करते हैं, ये मिल के लिख लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, फिर 6 है, फिर 9 है, 12 है और ये। तो ध्यान रखना यहाँ पर हमने ए और बी दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स लिख दिए हैं, यही ए यूनियन बी होता है। ये समझ आ गया यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन में ये किस फॉर्म में थे, सेट बिल्डर फॉर्म में। आंसर भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में होना चाहिए, ध्यान रखना। तो कैसे इसको कन्वर्ट करें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम लिखेंगे कि x इज सच दैट x इज, देखो ये तरीका होता है रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। पहले ये लगाओ x, फिर ये लिखो, इसका मतलब होता है इज सच दैट x इज। अब क्या है ये, सोचो इसको क्या हम पढ़ेंगे, मतलब इसको इस तरह से कैसे पढ़ेंगे, क्या खास बात है इसकी। तो हम लिखेंगे कि या तो है ये 1, 2, 4, 5, ठीक है ना, और साथ में क्या है ये, मतलब 1, 2, 4, 5 है और साथ में मल्टीपल ऑफ 3। अब अगर आप देखें तो ये जो मैंने लिखा है इसमें सारा समा गया है। 1, 2, 4, 5 है तो 1, 2, 4, 5 हमने लिखे, और जो ये बचे हुए थे ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो हमने लिखे और मल्टीपल ऑफ 3। ध्यान रखना और लिखना, हमने एंड नहीं लिखना है। एंड में क्या होता है कि इनकी कॉमन क्वालिटीज़ आ जाती हैं फिर, बट यहाँ पर और लिखेंगे आप चाहो तो इसकी जगह पे इक्वल का साइन भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये है और अब मल्टीपल ऑफ 3। ये लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। फोर्थ पार्ट हमारे पास है, तो यहाँ पर ये जो सेट्स हैं आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। हमने पहले इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, थोड़ा इजी हो जाएगा उससे। तो ये तो है एक्स इज, ये बी, वेट, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, नेचुरल नंबर है बट इनके बीच में है, तो क्या होगा देखो। अब जब ये लिखते हैं तो ध्यान रखना ये है 1 और 6 के बीच में, बट 6 इंक्लूडेड है बिकॉज इसमें इक्वल है, बट 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये 2 से शुरू होगा, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आएगा बिकॉज इसमें इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक है। बी क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर और ये है। तो यहाँ पर क्या होगा, नेचुरल नंबर है और 6 और 10 के बीच में है, और इस बार आप देखना, आप देख रहे होंगे कि दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा।
6 ना तो 6 आएगा ना 10 आएगा। अब यहाँ पर हमने ए यूनियन बी लिखना है, तो क्या होगा, ए यूनियन बी, इनका यूनियन करना है। तो बेसिकली ये है 2 3 4 5 6 यूनियन 7 8 9। तो क्या होगा ये, तो यूनियन में हम सारे ही लिखते हैं तो ये पूरा आएगा। और अब ये लिखेंगे बट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये तो खैर रिपीट कहाँ से होंगे, इसमें थे ही नहीं वो, ये हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन था हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में, आंसर हम रोस्टर फॉर्म में नहीं छोड़ सकते हैं, हमने इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में ही। तो देखो क्या है ये, क्या स्पेशलिटी है इसकी। तो देखो पहली बात तो ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं, ये मैंने लिख दिया है। फिर क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 से लेकर 9 तक सारे हैं ये। तो ये लिखूंगा मैं 2 लेस देन एक्स, लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू 9, बस हो गया। 2 से लेकर 9 तक हैं एंड 2 एंड 9 दोनों इंक्लूडेड हैं, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया है और ये हमारा आंसर है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है और इसमें ए है ये, बी है ये, ध्यान रखना ये है फाई यानी एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट होता है ये, और हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो ए है 1 2 3 यूनियन एम्प्टी सेट। तो जब इनका यूनियन फाइंड करेंगे पहले ये सारे लिखेंगे, और अब इसमें कुछ लिखने के लिए है ही नहीं तो फिर क्या लिखेंगे, तो यही आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। ठीक, तो कहने का ये मतलब है कि अगर कभी भी आपको किसी भी सेट का यूनियन करना हो फाई के साथ, नल सेट के साथ, तो वही आ जाता है। यानी मान लो हमारे पास है ए और उसका यूनियन करेंगे हम फाई के साथ में, तो इसका आंसर ए ही होगा। ये आपने इस पर्टिकुलर पार्ट से सीखा है। ठीक है, क्लियर हो गया, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर ये एक सेट है और ये बी है, क्या ए बी का सबसेट है, और फिर ए यूनियन बी क्या होगा। सॉल्यूशन, ए क्या है यहाँ पर, बी, तो पहली बात तो ये है कि जो जो एलिमेंट्स ए में हैं वो बी में हैं, तो ए बी का सबसेट है, तो हम वही लिखेंगे कि सिंस ईच एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना, तो ये इसका सबसेट कब होगा, जब इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे यहाँ पर होंगे, तो ये इसका सबसेट होगा, सिंपल सी बात है, और ये है। तो यस दिस इज ट्रू। ओके, अभी हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी यहाँ पे क्या होगा देखो, तो क्लियरली हमारे पास ए ये है, बी ये है, मतलब अगर हम ऐसे भी लिख दें इसको, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ए यूनियन बी का मतलब ये और इसका यूनियन करना है। और देखो ए बी हमने लिख दिए, और अब हमने लिखने हैं, अब देखो ए ऑलरेडी लिखा हुआ है तो रिपीट नहीं करेंगे हम, बी भी पहले से लिखा हुआ है, सी नहीं यहाँ पे लिखा हुआ तो सी हम लिख देंगे, और ये हमारा आंसर आ गया है। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला आपको, ध्यान से देखो, ये आप क्वेश्चन के साथ में चीज़ें सीख रहे हो, आपको ये सीखने को मिला कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो ए यूनियन बी होगा बी, ध्यान रखना, और ये वही हुआ है। अगर ए बी का सबसेट है तो उनका यूनियन होगा ये वाला, अगर एक्स और एक्स वाई का सबसेट है तो इनका यूनियन होगा वाई, सिंपली। तो ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, और बेसिकली हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में एक चीज़ डिस्कस यहाँ पे की थी, ये चीज़ यहाँ पे आ ही गई है वैसे। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ओके, तो देखो सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट
जो ए को बिलोंग करता है वो एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा। ये है इसका मतलब। ओके, इसका ये मतलब होता है, यानी ऑल द एलिमेंट्स दैट आर इन ए आर ऑल्सो इन बी। तो अब यहाँ पे सोचो कि जो एलिमेंट ए में है वो सारे के सारे बी में हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, क्योंकि जितने एलिमेंट ए में हैं वो सारे बी में हैं, तो ए यूनियन बी बी होगा। ये हमारा आंसर है। अब एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ए हम ले लें कुछ और बी हम ले लें कुछ और फिर सॉल्व करना शुरू करें। ऐसा मत करना, नो एंड नो। क्यों? रीज़न ये है कि जब भी कोई चीज़ हमें यस में प्रूव करनी होती है तो हम कभी भी एग्जाम्पल नहीं लेते हैं। अगर कोई चीज़ नो में प्रूव करनी है कि प्रूव दैट समथिंग इज नॉट इक्वल टू समथिंग, मान लो कि अगर यहाँ पर ये होता कि ए यूनियन बी यहाँ पर ए नहीं है, ये प्रूफ करो, तो हम एग्जाम्पल लेके प्रूव कर सकते थे। कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव में नहीं में प्रूव करनी होती है तो हम एग्जाम्पल लेकर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ यस में पॉजिटिव में प्रूव करनी है कि बताओ ये क्यों है, या क्या ए यूनियन बी बी है, तो ये हमने यस में प्रूव करना है, तो अब हम एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं आप देखोगे कि जो एग्जाम्पल लेके इसे करेंगे, बट वो ठीक अप्रोच नहीं है, इसलिए हमने एक प्रॉपर वे से किया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए इज़ दिस, बी सी डी ये सब दिए हैं, तो हमने ये सब फाइंड करना है। ऑलराइट, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी, तो यानी ए क्या है? 1 2 3 4, यूनियन बी है 3 4 5 6। अब इनका हमने यूनियन फाइंड करना है, तो क्या किस तरह से लिखेंगे यूनियन? अब देखो 1 2 3 4, ये हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं। 3 ऑलरेडी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 5 6, और ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड, ए यूनियन सी, ए क्या है? अगेन 1 2 3 4, यूनियन सी 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा क्या? 1 2 3 4, पहले वाले तो लिखो सारे, फिर अब देखो अगेन जैसे यूनियन में सारे आते हैं ना, तो इसीलिए हम इस तरह से कर रहे हैं। तो इसमें ये लिख चुके हैं, अब देखो ये सब लिखने हैं बट रिपीट ना हो, तो हमने ये लिख दिए हैं, ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट, बी यूनियन सी, बी है 3 4 5 6, यूनियन सी 5 6 7 8, तो इसका यूनियन क्या करेंगे हम? ये सारे लिखेंगे पहले वाले के एलिमेंट्स, और अब ये लिखेंगे बट रिपीट ना हो, तो 5 ऑलरेडी है, 6 ऑलरेडी है, 7 8। नाउ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फोर्थ, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, बी क्या है? 3 4 5 6, डी क्या है? डी है 7 8 9 10। तो क्या होगा? तो पहले वाले के सारे एलिमेंट्स लिखो, और अब ये लिखो रिपीट ना हो, तो ये तो 7 8 9 10 ही आ जाएंगे आराम से। ओके, फिफ्थ पार्ट क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी, हमने ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है। देखो, जब भी हमारे पास दो से ज़्यादा सेट्स होते हैं और उनका हमने सबका यूनियन फाइंड करना है, जैसे इस केस में आप देख सकते हैं ए बी सी, इनका यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी,
तो ध्यान रखना ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है यूनियन। तो ऐसे केस में यानी जब हमारे पास सीरीज में यूनियन है तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले ए यूनियन बी फाइंड करो और उसके बाद फिर उसका सी के साथ में यूनियन कर दो, तो हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। या फिर हम बी यूनियन सी फाइंड करें और उसका ए के साथ में यूनियन निकाल दें तो भी हम ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल सकते हैं। तो पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे और फिर उसके साथ यूनियन सी कर देंगे। ओके, ए यूनियन बी क्या है? अब ए यूनियन बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, बिल्कुल निकाल चुके हैं, तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। 1 2 3 4 5 6। हाँ, अगर बिल्कुल नया क्वेश्चन होता तो फिर आप क्या करते, ये लिखते पहले और फिर ये लिखते, बट बिकॉज हम ऑलरेडी ए यूनियन बी निकाल चुके हैं तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको अलग से दोबारा निकालना है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ये लिखना चाहें, बिकॉज हम ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सेम क्वेश्चन की ही बात है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ए यूनियन बी यूनियन सी होता है क्या कि ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ये निकालो और फिर उसके साथ ये यूनियन कर दो। कहने का ये मतलब है कि ये 1 2 3 4 5 6 ये हुआ यूनियन। सी क्या है? सी है 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो क्या होगा ये? तो इसके सारे एलिमेंट्स लिखो, 1 2 3 4 5 6। अब ये लिखेंगे, रिपीट नहीं होना चाहिए, 5 है ऑलरेडी, 6 है, 7 8। तो अब ये है सिक्स पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी यूनियन डी हमने फाइंड करना है। तो देखो फिर से वही कि पहले ये निकालो और फिर डी के साथ यूनियन, या फिर ये एक बात ध्यान रखो, आप ये भी कर सकते हो पहले कि पहले बी यूनियन डी निकाल लो और ए के साथ फिर यूनियन कर दो, बात एक ही। ओके, तो ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी हमारे पास है ये, तो देयरफॉर ए यूनियन बी यूनियन डी हो जाएगा क्या? देखो, ए यूनियन बी यूनियन डी, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तो ये हो गया यूनियन डी। डी क्या था हमारा? 7 8 9 10 है ना, डी हमारा 7 8 9 10 है। तो अब इनको कंबाइन करके लिखेंगे, तो 1 2, पहले वाले सारे लिखो, 3 4 5 6, फिर इसके लिखो बट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो 7 8 9 10 ये आ जाएंगे और ये हमारा आंसर है। ओके, ये भी हुआ बी यूनियन सी यूनियन डी। अब यहाँ पे बी यूनियन सी यूनियन डी फाइंड करना है। बी यूनियन सी पहले निकालेंगे, तो बी यूनियन सी क्या है? क्या हम ऑलरेडी बी यूनियन सी निकाल रखा, हमने बिल्कुल निकाल रखा है, 3 4 5 6 7 8। तो ये है 3 4 5 6 7 8। तो बी यूनियन सी यूनियन डी क्या होगा? तो बी यूनियन सी तो एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, यूनियन डी, मतलब इस ये ऐसे होता है, ठीक है। तो यानी पहले हम ये निकालते हैं और फिर हम इसके साथ यूनियन कर देते हैं। तो ये बी यूनियन सी यहाँ पर है, 3 4 5 6 7 8 यूनियन, और डी अपना वही 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा 3। अब देखो ये पहले सारे लिखो, 5 6 7 8। अब ये लिखने हैं बट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो 7 ऑलरेडी है, 8 ऑलरेडी है, 9 10, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आप चाहो तो जो जो आंसर आ रहे हैं उनके आगे आप ये लिखते जाओ। तो ये आप लिख सकते हैं इस तरह से।
और ये भी कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ओके, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। क्वेश्चन 1 देखो क्या था, ये। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड किया था, यूनियन फाइंड किया था, लेकिन इस बार हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है हर एक पार्ट का। ओके, तो वन बाय वन इन्हें करते हैं। तो देखो यहाँ पर x है, y है, हमने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y। क्या होगा, तो देखो बहुत सिंपल है, हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। बेसिकली इनमें कॉमन क्या है वो देखना है, सिंपल सी बात है, जो दोनों में है। अब दोनों में क्या है, 1 है, 3 है, बस, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, सेकंड पार्ट, यहाँ पर ए बी ये है और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए ई आई ओ यू ये हुआ, ए बी सी, तो क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों में ए है, दोनों में कॉमन, ध्यान रखना, ठीक है, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन, जो दोनों में है, ए है, बी नहीं है, सी नहीं है, बस हो गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, थर्ड पार्ट में ए बी इस तरह से दिए हैं, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं। तो पहले तो इनको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो राइटिंग इन रोस्टर फॉर्म, ए क्या है, ए है x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा, 3 है, 6, 9, 12 ये। ओके, बी, बी है नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब नेचुरल नंबर्स हैं और ये लेस देन 6 है ना, 6 से कम है और नेचुरल नंबर है। तो बेसिकली नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, सारे पॉजिटिव में जाते हैं जो काउंटिंग्स होती हैं। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो 3, 6, 9, तो ये होगा, देखो इनका इंटरसेक्शन कैसे क्या होगा, जो दोनों में है, दोनों में 3 है और भी कुछ है नहीं है, ये आंसर आ गया है। नाउ वी हैव फोर्थ पार्ट, ए बी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं, पहले तो रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। तो ए क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर 1 से लेकर 6 के बीच में है, बट 1 इंक्लूडेड नहीं है, 6 है, बिकॉज इसमें इक्वल लगा है। तो 2 से शुरू करेंगे, 3, 4, 5 एंड 6 आएगा। बी, अब ये 6 से लेकर 10 तक लिखना है, बट ये दोनों ही इंक्लूड नहीं करने हैं, मतलब इनके बीच का लिखना है। तो ये हुआ 7, 8, 9। तो अब ए इंटरसेक्शन बी होगा क्या, 2, 3, 4, 5, 6 इंटरसेक्शन 7, 8, 9। तो अब इन दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है, कॉमन कोई है इनमें नहीं है, तो ये आ चुका है आंसर, और सिंपली 5, और ये आंसर है। ठीक है ना, एम्प्टी सेट है ये, नल सेट, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिफ्थ पार्ट, ए ये है, बी ये है, हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी 1, 2, 3, और ध्यान रखना बी नल सेट है, इसको हम ऐसा लिख देते हैं ताकि थोड़ा इजी रहे। और अब इनमें कॉमन क्या है, तो देखो कॉमन यानी जो दोनों में है, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, तो वो फिर कुछ नहीं होगा कॉमन, तो बेसिकली ये है या फिर 5 है, और ये आंसर आ चुका है। तो कहने का ये मतलब है, यहाँ से आप एक चीज़ सीखे कि किसी भी सेट का जब हम इंटरसेक्शन करते हैं
फाई से, नल सेट से, तो फाई आ जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हमने ये ए बी सी डी है और हमने ये सब फाइंड करना है, कहीं पे यूनियन है, कहीं पे इंटरसेक्शन है। तो चलिए वन बाय वन इन्हें करते हैं। फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, क्या होगा? ए क्या है? ए है 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन बी 7, 9, 11, 13। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? 7 है, 9 है, 11 है, और ये हमारा आंसर आ चुका है। गॉट इट। सेकेंड पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी क्या है? 7, 9, 11, 13। ठीक है ना। सी क्या है? इंटरसेक्शन आएगा, सी क्या है? 11, 13, 15। तो यहाँ पर इनमें कॉमन क्या है? कॉमन इनमें 11 है, 13 है। तो 11, 13, ये आ चुका है हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से। थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी हमने फाइंड करना है। तो देखो, जब भी हमारे पास इस तरह से होता है तो हम इतना पहले फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद फिर ये। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, है ना। आप चाहो तो पहले ये फाइंड कर सकते हो, बात एक ही है। तो हम पहले ये कर रहे हैं, बाद में फिर हम इसके साथ निकाल देंगे इंटरसेक्शन। तो सी, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए क्या है? ए है 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन सी है, सी ये है ना, 11, 13, 15। तो क्या होगा? 11, है ना। और अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, बेसिकली ये ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी ये है। तो ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन सी, ये आई मीन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 11। और डी क्या है? डी है 15, 17। अब इनमें क्या कॉमन है? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये नल सेट आएगा, एम्प्टी सेट, और ये हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट क्या है यहाँ पे? ये हो चुका है ए इंटरसेक्शन सी। अगेन ए क्या है? इंटरसेक्शन सी है। वेल ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कोई बात नहीं, ये आ जाएगा 11। ओके, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, बी क्या है? बी है 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13, इंटरसेक्शन डी। डी है 15, 17। अब इनका इंटरसेक्शन यानी इनमें कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो बेसिकली ये नल सेट आ गया है। नेक्स्ट, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहाँ पर ये क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले बी यूनियन सी हमने फाइंड करना है और फिर इसके साथ हम इंटरसेक्शन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर
बी यूनियन सी क्या है? क्या पहले से फाइंड कर रखा है हमने बी यूनियन सी? नहीं, यूनियन तो हमने कोई फाइंड नहीं किया ना अभी तक इस क्वेश्चन में, नहीं। चलिए बी यूनियन सी फाइंड करते हैं। इंटरसेक्शन तो हमने निकाला था, यूनियन निकाल रहे हैं। और ये अब हो जाएगा, यूनियन में क्या होता है, सारे आते हैं। तो लिखो 9 है, सॉरी 7 है, 9, 11, 13। तो जब सभी लिखने होते हैं तो पहले सारे लिख दो, फिर दूसरे को देखो और ये देखो कि रिपीट ना हो। तो 11 ऑलरेडी है, 13 ऑलरेडी है, 15 आएगा। और ये नॉट आंसर, पर ये आ चुका है। और अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर ए क्या है, 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, क्या होगा, इंटरसेक्शन है दोनों का, कॉमन दोनों में क्या है ये देखो, 7 है, 9 है और 11 है, 7, 9, 11। और ये आंसर। सेवन्थ पार्ट क्या है भाई, सेवन्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, ए है 3, 5, 7, 9, 11 है ना, ए यही है ना, हाँ। इंटरसेक्शन डी है 15, 17। डी, ये 15, 17। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन क्या है दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एम्प्टी सेट आएगा, नल सेट हम जिसे कहते हैं, 5। और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो क्लियरली हमने पहले ये फाइंड करना है और फिर इसके साथ में इंटरसेक्शन करना है। तो बी यूनियन डी क्या होगा, क्या हमने पहले से निकाल रखा है बी यूनियन डी? नहीं। तो बी यूनियन डी क्या होगा, बी क्या है हमारे पास, 7, 9, 11, 13। यूनियन डी है 15, 17। तो यूनियन निकालना है, यानी सब लिखना है, सारा लिखना है। तो 7, 9, 11, 13। और यहाँ से लिखेंगे तो ये 15 है, 17 है, कुछ रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं हो रहा है, एकदम परफेक्ट है। नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए क्या है हमारे पास, 3, 5, 7, 9, 11। बी यूनियन डी यानी ये 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो अब क्या करना है, इनमें जो कॉमन है वो लिखना है। तो कॉमन 7, 9, 11 है, यानी ये दोनों में है, वो हमें हमने लिखना है। और ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब है नेक्स्ट पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी, देखो पहले ये निकालना है हमने, फिर ये निकालना है, फिर उनका इंटरसेक्शन कर देना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, अगर हमने पहले से निकाल रखा है तो उसका यूज़ करेंगे। बिल्कुल हमने निकाल रखा है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा। ओके, और अब है बी यूनियन सी। देखो अगर आपको ये, अगर आपके पास एक फ्रेश क्वेश्चन आता है तो ऑफ कोर्स आपने प्रॉपर निकालना है, बट बिकॉज ऑलरेडी हम ये निकाल चुके हैं तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। ओके, बिकॉज सेम क्वेश्चन का पार्ट है ये, और ऑलरेडी ये हम निकाल चुके हैं। इसी तरह से बी यूनियन सी, क्या ये भी हम निकाल चुके हैं बी यूनियन सी? एंड आई थिंक यस, बी यूनियन सी हमने यहाँ पे निकाला था, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो देयरफॉर
अब देखो यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी ये 7 9 11 इंटरसेक्शन 7 9 11 13 15। तो क्या होगा इनका इंटरसेक्शन, 7 है, 9 है और 11 है। ओके, ऑलराइट, और ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, और अब हमारे पास ये है, तो यहाँ पे पहले ए यूनियन डी हमने फाइंड करना है। ए यूनियन डी क्या हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, देखते हैं। ए इंटरसेक्शन डी तो है, हमने फाइंड बी यूनियन सी, बी यूनियन सी तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना, बल्कि बी यूनियन सी लिख देते हैं। ये बी यूनियन सी ये है, ए यूनियन डी। अब ए यूनियन डी की तलाश करो, अगर नहीं है तो निकाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए इंटरसेक्शन डी तो निकला हुआ है, ए यूनियन डी नहीं है, चलो ठीक है निकाल देते हैं। यूनियन निकालना है, और क्या होगा, सब लिखने हैं, ठीक है। यूनियन में सारे आते हैं, ये है, फिर 5 7 9 11, अब ये भी लिखो बट रिपीट ना हो, 15 17 हो गया। हमारे पास ये है और ये है, तो देयरफॉर ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये होगा क्या, चलो यहाँ लिख देते हैं, 3 5 7 9 11 15 17 इंटरसेक्शन 7 9 11 13 15, और क्या होगा, ये इंटरसेक्शन है यानी कॉमन जो दोनों में है, 7 है, 9 है, 11 है और 15 है। ओके, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर ए बी सी डी ये 4 सेट्स दिए हैं और हमने फाइंड करना है ये। ओके, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये सेट्स हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो पहले इनको हम कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले जो गिवन है, यानी जो सेट्स ए बी सी डी हैं वो लिख देते हैं। x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम अब लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो क्या होगा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर है। b क्या है, b है इवन नेचुरल नंबर, और इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर्स 2 4 6 ये सब, ठीक है ना, इस तरह से ये इवन नेचुरल नंबर्स हैं। सी है ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, तो देखो ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 ये। ओके, डी प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 से शुरू होते हैं, 3 5 7 11 13 17 ये सब, ठीक है, ये है ए बी सी डी, ये हमने लिख दिए हैं। और अब हम ये फाइंड आउट करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए और बी इन सेट्स को यहाँ पे लिखते हैं। ए नेचुरल नंबर का सेट है, बी अब एक बात ध्यान रखना कि जो नेचुरल नंबर का सेट है इसमें क्या है, केवल 5 तक नहीं, इसमें 6 भी है, 7 8 9 10 सारे हैं, ठीक है। आगे अब यहाँ पर हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो हम क्या लिखते हैं उसमें, उसमें लिखते हैं जो दोनों में है। तो दोनों में क्या, 2 है, 4 है, लेकिन ध्यान रखना 6 भी है दोनों में, है ना, 6 7 8 9 10 पूरा है ये काउंटिंग। फिर 8 भी दोनों में है,
और 10 भी दोनों में है, और ऐसे आगे है। अब आप नोटिस करेंगे कि ये बिल्कुल यही आ रहा है जो हमारा ये था, तो हम इसको वापस वापस इसको बी लिख सकते हैं। ओके, और ये हमारा आंसर है। तो बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी, बी आया है। आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं वैसे, लेकिन बेस्ट है इस तरह से लिखने में। अक्सर हम कोशिश करते हैं कि जिस फॉर्म में दिया हो उस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे क्वेश्चन में एक्चुअल में ये लिखा था, तो आप चाहे ये लिखो या सिंपली बी लिख दो, बिकॉज बी भी क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है क्या, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए है अपना वही इंटरसेक्शन, सी है अपने ऑड नंबर्स। ठीक, अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो दोनों में क्या है, दोनों में 1 है, 3 है, 5 है, 7, 9, ये सब दोनों में है। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब 1 तो दोनों में दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, बट इसमें 7, 9 दोनों सभी हैं इनमें, इसमें, तो यानी वो दोनों में है। फिर ये आ गया है, और ये आप समझ रहे होंगे कि बिल्कुल ये यही है, यानी ये क्या है, ये सी है। ये जो सी है अपना, ये यही है, और ये हम सी लिख देंगे, ये अपना आंसर है। ठीक है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन डी हमने फाइंड करना है। ए है 1, 2, 3, वही अपना नेचुरल नंबर का सेट, और डी है प्राइम नंबर्स का सेट। क्या आएगा ये, अब देखो, इंटरसेक्शन है, यानी जो दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 है, 5 है, ऑफ कोर्स 7 और 11 ये भी हैं, और ये आ चुका है, एंड क्लियरली क्लियरली ये है ये अपना, यानी डी, और ये हमारा आंसर है। गॉट इट। देखो अभी तक हमने जो ये 3 पार्ट्स किए हैं, यहाँ पे एक चीज़ आपने सीखी है, आप नोटिस करो। फर्स्ट पार्ट देखो, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो ये है ये इसका सबसेट है, यानी जो बी है वो ए का सबसेट है। कैसे, बी में जो एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स इसमें हैं, तो जब ऐसा केस होता है तो इसमें ये इसका सबसेट होता है, यानी इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं तो ये इसका सबसेट होता है। और जब ऐसे केस में इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो ये वाली चीज़ आती है, यानी जो दोनों में से जो सबसेट है वही उसके इंटरसेक्शन का आंसर होगा। तो आपने देखा कि ये दोनों का सबसेट ये है, और आंसर भी यही आया है। यानी अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन है, जैसे इस केस में क्या था कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A था, तो फिर क्या होगा, जब हम उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर आएगा जो सबसेट वाला पार्ट था। ऐसे ही आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जो C है वो A का सबसेट है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो हुआ ना ये इसका सबसेट, और आंसर क्या आया, यही आया इनके इंटरसेक्शन का। तो यहाँ पर क्या था कि जो C था वो सबसेट ए का था इस केस में, और जब हमने उनका इंटरसेक्शन फाइंड किया तो क्या आया, वही आया सबसेट। तो कंक्लूजन ये है कि इफ ऐसी सिचुएशन हमारे पास हो कि x इज अ सबसेट ऑफ y, तो फिर क्या होता है, इनका इंटरसेक्शन जो सबसेट होता है यानी x वो आएगा। और ये हमारा यहाँ से जो हमने सीखा है अभी तक, ये जो 3 पार्ट्स हमने किए हैं, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C, B क्या है, इवन नंबर का सेट है, इंटरसेक्शन C है ऑड नंबर्स का सेट, और क्या आएगा ये, ऑफ कोर्स कुछ भी कॉमन नहीं है, ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या 5।
ओके, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या है? बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, यहाँ पे बी है ये, और डी है प्राइम नंबर का सेट। और इनमें इंटरसेक्शन क्या है जो दोनों में है? तो दोनों में 2 है, और 2 ही है, ये ध्यान रखना, उसके अलावा कुछ और नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कभी भी दोबारा नहीं इवन नंबर आएगा, क्योंकि ओनली 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। दोबारा कोई भी प्राइम नंबर आगे इवन नहीं होता है। इवन कोई भी इवन नंबर आगे प्राइम नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो फिर डिविजिबल होना शुरू हो जाता है। तो अगर मान लो ऐसे हमें पता होता है कि आगे भाई 50 भी कोई ऐसा है कि ये प्राइम नंबर है, मान लो अगर ऐसा होता तो हम 50 ज़रूर लिखते, क्योंकि यहाँ तो है ही है, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ आगे और यहाँ आगे भी कोई ऐसे नंबर नहीं होंगे जो दोनों में होंगे, और ये हमारा आंसर है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे छोड़ रहे हैं। अक्सर ये होता है कि जब क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो तो आंसर भी हमें कुछ इसी फॉर्म में लिखना चाहिए जिस फॉर्म में क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक ही एलिमेंट है, तो फिर इसमें हम क्या लिखें, ठीक है ना। हाँ, अगर इसमें 3-4 एलिमेंट्स होते तो उसको फिर हम वापस से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते, ठीक है। और राइट, नेक्स्ट पार्ट क्या है? सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी, सी ऑड नंबर्स का सेट है, और डी है प्राइम नंबर्स का सेट। अब इनमें क्या है कॉमन जो दोनों में है, आई मीन इंटरसेक्शन में जो दोनों में है? तो 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, आगे 13 भी होगा, ये सब। देखो यहाँ पे ऐसा है कि इसके आगे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे 2 के अलावा सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, इसीलिए जितने भी आगे प्राइम नंबर होंगे वो यहाँ पर होंगे ही होंगे, क्योंकि ये ऑड नंबर्स का सेट है, इसी वजह से। तो यहाँ पर हम 13 भी लिख सकते हैं क्योंकि वो अगला प्राइम नंबर है, 17 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 13 तक अगर आप चाहो लिख सकते हो। और इसको हम देखो, अब इसे हमने कन्वर्ट करना है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या आपको लगता है सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड बिकॉज इसमें सारे प्राइम नंबर्स हैं बट 2 नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू 2। तो ये तरीका इसको लिखने का। लेकिन इसको लिखने का एक और स्मार्ट तरीका है कि x इज एन ऑड प्राइम नंबर। क्यों? बिकॉज सारे ऑड प्राइम नंबर्स यहाँ पे हैं, क्योंकि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इसके बाद जितने प्राइम नंबर्स हैं सारे ऑड हैं, और वो सारे के सारे यहाँ पर हैं, तो हम ये लिख सकते हैं, और ये परफेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? ऑलराइट, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे डिसजॉइंट सेट्स का। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं समझिए। देखो, पहली बात तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है डिसजॉइंट, यानी कोई ज्वाइंट ही नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई दो सेट्स इस तरह से हों कि उनमें कुछ कॉमन ही नहीं हो, जैसे 1 2 3 और यहाँ पे मैं लिखूँ 4 5 6, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो इनको मैं कहूँगा डिसजॉइंट सेट्स हैं। लेकिन अगर मैं लिख दूँ कि 1 3 5 एंड 1 2 3, क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं? ये नहीं है, क्योंकि अब इनमें कॉमन है। तो सिंपल सी बात यह है कि डिसजॉइंट सेट्स में कुछ कॉमन नहीं होता है, ये डिसजॉइंट सेट्स है। और उनकी खास बात ये होती है कि जब भी आप इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो एम्प्टी सेट आता है, नल सेट आता है, खाली। क्यों?
क्योंकि भाई कॉमन ही नहीं है जब उनमें डिसजॉइंट है, कोई जॉइंट ही नहीं है, एक इधर है और एक इधर है, ये ए है और ये बी है। तो इस केस में जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो फिर उसका जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में तो कॉमन लिखते हैं ना, तो कॉमन जब है ही नहीं तो फिर क्या होगा, फाई होगा, नल सेट होगा। यही सिचुएशन हो, यही होता है डिसजॉइंट सेट्स। अब ये है जैसे, तो ये इंटरसेक्शन जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर ये 1 आता है, 3 है, तो क्लियरली ये जो है ये डिसजॉइंट सेट यहाँ पर नहीं है, बट ये है डिसजॉइंट। तो जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी उनका इंटरसेक्शन नल सेट हो, फाई हो, तो वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है ऑड नेचुरल नंबर्स एंड इवन नेचुरल नंबर के सेट का। ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, ऑड नेचुरल नंबर्स, और इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 2, 4, 6 ये। तो क्लियरली आप समझ सकते हैं कि भाई जो इधर है वो इधर नहीं है, जो इधर है वो इधर नहीं है, और इनका इंटरसेक्शन अगर आप निकालना चाहोगे तो क्या होगा, 5 आएगा। तो क्लियरली ये, और इस केस में ये सेट और ये सेट ये आपस में डिसजॉइंट हैं, दे आर डिसजॉइंट सेट्स। समझ आ गया कॉन्सेप्ट आपको? ओके। फर्स्ट पार्ट, लेट, इसको ए नाम दे देते हैं, और इसे बी नाम दे देते हैं, जो दूसरा वाला है कि x इज ए नेचुरल, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, एंड ये इसके बीच में है। चार से 6 के बीच में है, बट 4 और 6 दोनों इंक्लूडेड हैं, तो इसमें 4 आएगा, ध्यान रखना 4 आएगा बिकॉज ये इक्वल का साइन है, 5 आएगा और 6 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है भाई, ए है ये, बी है ये, इंटरसेक्शन यानी जो कॉमन है इनमें, क्या है इनमें कॉमन, क्लियर दिख रहा है कि 4 कॉमन है, और डिसजॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए था, एम्प्टी सेट चाहिए था। एम्प्टी सेट को हम 5 ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्लियरली ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, क्योंकि 5 होना चाहिए, जो नॉट है वो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि जो चेक कर रहा है आंसर उसकी डायरेक्ट नज़र पड़े। तो ये नॉट डिसजॉइंट, ओके, पूरा ही लगा दो, क्लियर है। ऐसे अपना आंसर लिखेंगे। सेकंड पार्ट करते हैं। बाय द वे हम यहाँ पर ये भी लिख सकते थे द गिवन पेयर ऑफ सेट्स की जगह पे कि देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। तो द गिवन पेयर ऑफ सेट्स की जगह पे हम लिख सकते थे कि देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। ओके, गुड। अब हमारे पास ये पार्ट है और इसे हम करते हैं, तो देखो ऑब्वियसली हम इनको लेट कर लेंगे, और अगर आपने ए और बी लेट करने हैं कर सकते हैं, और अगर आप सी और डी लेट करना चाहो ये सोच के कि ए बी हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं तो भी ठीक है। तो लेट सी ए है और डी ठीक है। अब डिसजॉइंट में क्या होता है कि इंटरसेक्शन 5 होता है, तो यहाँ पर देखो सी इंटरसेक्शन डी क्या है, कुछ है कॉमन दोनों में, ई है, ई है, ओके, यानी ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो देयरफॉर सी एंड डी आर नॉट
disjoint sets. Okay. Third part, x is such that x is an even integer और ये odd integer है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं, इनको लेट करते हैं। तो लेट, इसको ई नाम दे देते हैं बिकॉज ए बी सी डी ऑलरेडी हम लेट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि नया क्वेश्चन है तो आप इसको ए और बी, इसको बी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दोनों ठीक है। तो ये है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, अभी हम इनको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। एक्स इज एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर क्या होता है? तो देखो इंटीजर्स आपको पता है कि नेगेटिव में भी होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम लिखेंगे -6 -4 -2 0 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। और f ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर्स यानी जिनमें 2 से डिवाइड नहीं होता है, बेसिकली -5 -3 -1 1 3 5 ई इंटरसेक्शन एफ। देखो क्या होगा यहाँ पे, तो क्लियरली इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर एम्प्टी सेट लिख देते हैं या फिर फाई। तो देयरफॉर ई एंड एफ आर डिसजॉइंट सेट्स, और ये हमारा आंसर हो गया है, जो हमारा फाइनल हमारे स्टेटमेंट है। आप चाहो तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर सकते हो डिसजॉइंट पे, और यहाँ नॉट डिसजॉइंट। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी ये 4 सेट्स हैं और हमने फाइंड करना है ये। क्लियरली इसमें आप सीखेंगे कि डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं सेट्स का डिफरेंस। ओके, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, बेसिक डेफिनेशन आप समझो कि a माइनस बी होता क्या है। देखो a माइनस बी होता है x सच दैट x बिलोंग्स टू a, इस तरह से लिखा जाता है। ओके, कि दिस एंड दिस, यानी a को बिलोंग करे बट b को बिलोंग ना करे। तो ये प्रॉपर तरीका है लिखने का। तो यहाँ पर अभी हम जब करेंगे क्वेश्चंस तो आप समझ जाएंगे आराम से, बट ये एक बेसिक डेफिनेशन है। अगर हम इसको वैसे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि a माइनस बी है सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन a बट नॉट इन b। तो ये आप नोट कर लीजिए, और अब हम इनको करते हैं 1 बाय 1। ओके, ये आप नोट कर लीजिए। गिवन क्या है, तो ए बी सी डी इन सेट्स को यहाँ पे लिख देते हैं। ए है, और राइट, अब 1 बाय 1 इन पार्ट्स को करते हैं। ए यहाँ पर है 3 6 बी, तो यहाँ पर हमने इस तरह से a माइनस बी इन सेट्स को लिख दिया है। और अब हमने क्या लिखना है, अब हमने यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो यहाँ तो हैं बट यहाँ वो नहीं होने चाहिए। इसका ये मतलब हुआ जो दोनों में है उनको हटा दो। तो दोनों में क्या है, 12 12 इधर भी है इधर भी है। फिर और कुछ नहीं दिख रहा, बस, यानी 12 यहाँ से हट जाएगा। तो ये है 3 6 9 15 18 21। गॉट इट। तो यहाँ पे जो दोनों में है, बेसिकली हम क्या करते हैं कि यहाँ से वो एलिमेंट्स हम हटा देते हैं जो कि इसमें है।
तो कहने का ये मतलब है कि जो दोनों में है उनको मार्क कर दो और हम वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। सिंपल ये तरीका होता है। समझ गए आप? नेक्स्ट, a माइनस सी। तो a है हमारे पास, माइनस c है। तो हमने a माइनस सी यहाँ पर लिख दिया है। ये a है और ये c है। और अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं, मतलब a के एलिमेंट्स लिखने हैं, बट जो एलिमेंट्स सी में हैं वो वाले हटा देने हैं। तो सिंपल क्या करेंगे हम, जो दोनों में है वो यहाँ से हटा दो। जैसे 6 दोनों में है तो 6 हमने हटा दिया। यहाँ मार्क करने की ज़रूरत है नहीं वैसे। बाय द वे आप ऐसे काटेंगे नहीं, ठीक है? ये बस पेंसिल से करना, बाद में मिटा देना आप। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। और फिर यहाँ और क्या है, 12 और बस। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या क्या, ये एलिमेंट्स लिखो जो बच गए हैं। 3, 9, 15, 18, 21। तो वो एलिमेंट्स हट गए जो कि यहाँ पे थे। अब ये यहाँ से हटा देना। थर्ड है a माइनस डी। तो यहाँ पर a है और d है, तो ये क्या होगा, फिर हम वही करेंगे जो दोनों में है वो हटा देंगे। और क्या, बिना क्रॉस किए, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास, 15 है दोनों में, और बस। तो हम 15 नहीं लिखेंगे। 3, 6, 9, 12, 18, 21। गॉट इट? तो ये हमारा आंसर आ चुका है। फोर्थ, b माइनस ए। तो ये b लिखा है हमने और ये a लिखा है, इसमें से इसे माइनस करना है। तो b माइनस ए होगा b के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं हैं। तो बेसिकली क्या करेंगे, जो दोनों में है वो एलिमेंट्स हम हटा देंगे। और दोनों में क्या है, और तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 12 यहाँ से हटा देंगे। तो जो a वाले एलिमेंट्स है वो हटा दिए हमने। तो ये हुआ 4, 8, 16, 20। ठीक है? नेक्स्ट, c माइनस ए। तो c माइनस ए यहाँ पर लिखते हैं। c क्या है, माइनस ए। तो ये c है, ये a है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। और अब यहाँ पर क्या आएगा, तो हमने इसके ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं पर जो यहाँ पे नहीं है। तो दोनों में, एक तो 6 दोनों में है, ये हटा देंगे। 12 दोनों में है, ये भी हटा देंगे। ओके, तो क्या आएगा, 2, 4, 6 हट गया है बिकॉज वो इसमें था इसलिए हटा। 8, 10 ये हट गया है। 14, 16। तो ये हो गया है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, d माइनस ए। तो d क्या है, तो हमने यहाँ पे d माइनस ए लिख दिया है जो सेट्स गिवन है। अब हमने d के एलिमेंट्स लिखने हैं बट वो a में नहीं होने चाहिए। तो a में कौन सा एलिमेंट है, 15 है ना, और बस। तो ये यहाँ पर d के एलिमेंट्स लिखेंगे हम, बट जो a में हमें दिखे वो हम हटा देंगे। तो ये आंसर है। ठीक है, इस तरह से। सेवेंथ इज b माइनस सी। तो हमने b जो कि गिवन सेट है, आई मीन ये सेट गिवन है, और c ये है, हमने इस तरह से लिख दिया है। और अब हम क्या लिखेंगे, ये क्या होगा, तो ये हम b के एलिमेंट्स लिखेंगे पर वो लिखेंगे जो इसमें नहीं है, यानी जो इसमें है वो हम हटा देंगे। तो 4 है, वो हम हटा देंगे। 8 भी है, वो भी हटा देंगे। 12 हटा देंगे। 16 वो भी हटा देंगे।
20 नहीं है तो केवल 20 आएगा बस। ओके, बाकी हट गए हैं। क्यों हटे? बिकॉज वो इसमें थे। तो हम यही एलिमेंट लिखेंगे, बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, ध्यान रखना, बट हम वो नहीं लिखेंगे जो सी में है। ये आंसर है हमारा। 8th पार्ट है बी माइनस डी। तो इनके सेट्स लिखते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बी माइनस डी लिख दिया है। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम बी के वो एलिमेंट्स लिखेंगे, इसके एलिमेंट लिखेंगे पहले वाले के, बट इसमें वो नहीं होने चाहिए। तो क्या है ऐसा? 20 है और बस। तो बाकी लिख देंगे 4, 8, 12, 16। ये क्यों नहीं लिखा? बिकॉज वो इसमें था और ये हमारा आंसर है। फिर नेक्स्ट, सी माइनस बी। तो यहाँ पर हमने सी माइनस बी लिख दिया है। ओके, तो क्या होगा? अब हमने इसके एलिमेंट्स लिखने हैं, बट वो नहीं लिखने हैं जो इसमें हैं। 4 है, नहीं नहीं, हाँ 4 है ना। 8 भी हमने नहीं लिखना है, 12 भी नहीं लिखना है, 16 भी नहीं लिखना है, 20 तो यहाँ पे नहीं है। तो ये 4 हटा देंगे हम। तो क्या होगा? 2, 6, 10, 14 है ना। 2, 6, 10, 14 बाकी हट गए हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्लियर? डी माइनस बी। तो यहाँ पे हमने डी माइनस बी लिख दिया है। और अब क्या करना है? हमने हमने इसके एलिमेंट्स लिखने हैं, बट हम वो नहीं लिखेंगे जो इसमें है। ऐसा कौन सा है? 20 है और तो नहीं है ना कोई? नहीं। तो आएगा 5, 10, 15। 20 क्यों नहीं, कोई क्यों नहीं लिखा? बिकॉज वो यहाँ पर है और ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, सी माइनस डी। इनके सेट्स लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने सी लिख दिया है, फिर माइनस करके डी लिख दिया है जो सेट्स क्वेश्चन में गिवन थे। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो माइनस करने में हम इसके ही एलिमेंट्स लिखते हैं, बट वो हम नहीं लिखेंगे जो इसमें हैं। इसमें है जो, वो हटा देंगे। ऐसा क्या है? 10 है। ओके, बस। तो 10 हटा देंगे। 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। गॉट इट? नेक्स्ट, डी माइनस सी। इनके सेट्स लिखते हैं। और राइट, देखो यहाँ पे सी माइनस डी था, तो हमने सी के एलिमेंट्स लिखे थे जो डी में नहीं है। यहाँ पर डी माइनस सी है तो हम एलिमेंट्स लिखेंगे डी के, बट वो यहाँ पे नहीं होने चाहिए। तो ऐसा क्या है? 10 है। उसके अलावा तो बाकी ओके, 5, 15, 20। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्या था? जो डी सी माइनस डी था, इनमें भी 10 हमने देखा था ना जो दोनों में थे, तो हमने 10 हटा के बाकी लिख दिया था। यहाँ पर भी वही किया है, जो दोनों में है वो हटा दिया है। लेकिन यहाँ पर हमने सी के एलिमेंट्स लिखे जो पहले लिखा है, इसके एलिमेंट्स लिखे हमने, बट वो नहीं लिखा जो दोनों में है। ऑफ कोर्स जो इसमें है वो हटा दिया है। यहाँ पर हमने डी के एलिमेंट्स लिखे पहले वाले के। तो हमेशा ध्यान रखना, एलिमेंट्स लिखते इसके हैं, बट जो इसमें है वो हम रूल आउट कर देंगे, हटा देंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सेट्स को माइनस सेट्स का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, माइनस कैसे करते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। यहाँ पर x गिवन है, y गिवन है। हमने फाइंड करना है x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स एंड x इंटरसेक्शन y। गिवन है x इज ABCD,
और y है f b d g। ओके, ये तो गिवन है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई क्या होगा? x क्या है? a b c d, y इज f b d g। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? हमने वो एलिमेंट्स हटाने हैं यहाँ से जो कि यहाँ पर हैं, यानी x माइनस वाई क्या होगा? एलिमेंट्स ऑफ x नॉट इन y, तो इसके एलिमेंट जो कि इसमें नहीं हो, तो बेसिकली कहने का मतलब कॉमन हटा देंगे, तो बेसिकली ये दोनों में है और ये भी दोनों में है, तो इसका आंसर क्या होगा? A कॉमा सी। बी डी हमने हटा दिए थे क्योंकि वो इसमें थे। ठीक है। सेकंड, इसमें हमने y माइनस एक्स फाइंड करना है, तो अब पहले हम लिखेंगे y को, फिर x को, और अब हमने इन्हें माइनस करना है, तो क्या होगा? तो फिर वही कि हमने लिखने इसके एलिमेंट्स हैं, बट हम वो वाले नहीं लिखेंगे जो यहाँ पर हैं, तो बेसिकली b और d यहाँ से हट जाएंगे। अब क्या होगा? तो ये है f g, है ना? ध्यान रखना, आप ऐसे काटेंगे नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, और अगर आप करेंगे तो पेंसिल से करना, बाद में मिटा देना। ये है, ये हल्का सा मार्क कर देना, बाद में मिटा देना। तो लिखने हमने इसके एलिमेंट्स हैं, बट जो इसमें थे वो हमने हटा दिए। एंड नाउ वी हैव x इंटरसेक्शन y, तो x क्या है? a b c d इंटरसेक्शन f b d g, तो ये क्या होगा? ये है, देखो इंटरसेक्शन होता है जो दोनों में कॉमन है, तो b दोनों में है और d दोनों में है, और ये हमारा आंसर है, तो ये हो गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, r रियल नंबर है, q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज r माइनस q। तो कहने का ये मतलब है कि रियल नंबर का सेट है, उसमें से हमने रैशनल नंबर के सेट को हटा देना है, तो क्या बचेगा? तो सीधी सी बात ये है कि R में से हम वो एलिमेंट्स हटा देंगे जो Q है, बेसिकली रियल नंबर में से हम रैशनल हटा देंगे। तो रियल नंबर से अगर आपने रैशनल हटा दिया तो फिर क्या बचा? इरैशनल बचा, तो ये आंसर होगा सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। गॉट इट? अब इसको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखते हैं देखो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वी नो दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है कंसिस्ट्स रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स, ओनली दीज टू टाइप्स। ठीक है, यानी जो रियल नंबर होते हैं उसमें या तो रैशनल होते हैं या इरैशनल होते हैं। अब देखो, नाउ हमने निकालना है r माइनस क्यू, और r माइनस क्यू यानी बेसिकली r माइनस क्यू क्या है? द सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये हमने फाइंड करना है। तो कहने का ये मतलब है कि रियल नंबर में से हमने रैशनल नंबर को हटाना है। तो जब रियल नंबर इन दोनों को मिलकर बना है, यानी रैशनल और इरैशनल, और रैशनल हम हटा देंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे। ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई? तो इस तरह से ये लिखना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमारे पास ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, हमने बताना है कि ये ट्रू या फॉल्स है, और हर एक केस में रीज़न भी देना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये सेट्स यहाँ पर
डिसजॉइंट सेट्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? अच्छा आप बताओ क्या आपको लगता है? तो यहाँ पर ये डिसजॉइंट सेट कब होते हैं? जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है। बिकॉज यहाँ पर कॉमन है, 3 यहाँ पर देख रहे हैं ना दोनों में, तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं और ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बट हम प्रॉपर वे में लिखेंगे। तो पहली बात तो ये है फॉल्स। अब क्यों है वो रीज़न हम लिख देते हैं। तो लेट और बी क्या है, 3 एंड 6। अब हम क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो क्या होता है, 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 3 6 क्या है? तो जो इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में जो कॉमन है वो लिखते हैं, और वो है यहाँ पर 3 है। तो सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट 5 यानी एम्प्टी सेट, ये नहीं है, देयर फॉर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो देयर फॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑलराइट, ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या है, ये और ये है, ये डिसजॉइंट है क्या? तो यहाँ पर देखो ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ए कॉमन है, तो कॉमन नहीं होना चाहिए डिसजॉइंट में, यानी ये भी फॉल्स है। और इसका रीज़न वही सेम रीज़न है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे फॉल्स जो इसका मेन आंसर है, और फिर अब रीज़न लिखेंगे। तो अब उनको कुछ और नाम देते हैं, सी डी नाम देते हैं। सी है ए ई आई ओ यू, और डी है क्या था दूसरा वाला सेट, ए बी सी डी। सी इंटरसेक्शन डी, तो क्या है इनमें कॉमन, ए है बस। ठीक है ना, आप चाहो तो ये लिखो फिर इंटरसेक्शन ये बनाओ जैसे हमने यहाँ पे किया, या तो डायरेक्ट लिख दो, इट्स ओके। और सिंस सी इंटरसेक्शन डी इज नॉट 5 देयरफॉर सी एंड डी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, है ना, क्योंकि डिसजॉइंट होने के लिए इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। नाउ वी हैव थर्ड पार्ट, और यहाँ पर हमारे पास ये दो सेट्स हैं। क्या ये डिसजॉइंट है? आपको लगता है ये डिसजॉइंट है? देखो कुछ कॉमन है इनमें, ये कॉमन नहीं है कुछ इनमें, तो ये डिसजॉइंट होंगे, और ये ट्रू है। अब इसको कैसे लिखेंगे प्रॉपर वे में, देखो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड पार्ट, और ये है ट्रू। ओके, नाउ तो यहाँ पर हमने इनको ई एंड एफ नाम दे दिया है, और अब हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो क्या है इनका इंटरसेक्शन, अगर आप देखें तो एम्प्टी सेट है, कुछ कॉमन नहीं है इनमें, तो ये एम्प्टी सेट है, तो देयरफॉर ई एंड एफ आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट। अब इनके बारे में, क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं? तो डिसजॉइंट में क्या होता है, हम कॉमन देखते हैं कि कॉमन है या नहीं है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है ना, तो यानी ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, है ना, क्योंकि बिल्कुल ये अलग अलग हैं, बिल्कुल जॉइंट कहीं से भी नहीं है, एकदम अलग अलग, तो ये डिसजॉइंट हो गए। तो फोर्थ पार्ट ऑफ कोर्स ये ट्रू है, और अब रीज़न के लिए अब क्या करेंगे हम, अब इन सेट्स को हम नाम दे देंगे जी एच। टू 6 10 3 7 11। और अब इनका इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे। ये एम्प्टी सेट आ रहा है, चाहे ये लिखो या फिर 5 लिख दो, ठीक है, बात एक ही है। तो देयरफॉर जी एंड एच आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके,
ऑलराइट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप इसकी प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, जो कि आपको अपने सामने भी दिख रही होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।